हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.6 शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सभी उदाहरण कर लेंगे और फिर अगले वीडियो से प्रश्नावली शुरू कर देंगे। इससे पहले वाली 3.5 प्रश्नावली तक के सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर देख लें। 3.6 प्रश्नावली काफी खास है, अपन ने जितनी भी अभी तक करी हैं उन सब में एक लेवल ऊपर है। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। 17 नंबर उदाहरण है। इस तरह के समीकरण युग्म दे रखे हैं इस बार। अभी तक जो समीकरण युग्म दिए होते थे वो इस तरह के नहीं होते थे जिसमें x और y डिवाइड में आए। अब जो समीकरण युग्म आएंगे उसमें x और y डिवाइड में आएंगे, तो उस तरह के केस को कैसे सॉल्व करना है वो है इंपॉर्टेंट बात। तो अपन ने जितने भी अभी तक कैसे सीखे हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। यहां पर अप्लाई करने के लिए एक खास चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो यहां देखो क्या चीज है, 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है। तो उस केस में आप उसको कुछ अज्यूम कर लो, a मान लो। माना 1/x का मान a है, और सेम ऐसे ही 1/y यहां भी है, 1/y यहां भी है, तो 1/y को b मान लो। तो बटे वाली चीज को ऊपर अज्यूम कर लिया हमने, 1/x को नई चीज a मान ली अपन ने। तो उससे समीकरण हमारे बदल जाएंगे। समीकरण क्या बनेंगे? ये वाला समीकरण हो जाएगा 2a, 1/x को आपने a मान लिया, 2a हो गया ये। 1/y को आपने b मान लिया तो 3b हो गया, और बराबर में 13। भाई ये क्या है? ये 3 गुणा 1/y है ना, एक तरीके से 3/y का मतलब। तो 1/y को हमने b लिख दिया इस तरह से, बराबर में 13 है। सेम इसकी बात करें तो 5a हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुणा 1/x है और 1/x को आप a रखोगे। सेम ऐसे ही माइनस का 4, 1/y, 4 के साथ 1/y है जिसको आप b रखोगे, तो 4b, और बराबर में कितना है? -2। ये नई समीकरण आई, समीकरण 1 और 2। इस तरह की समीकरण हल करने के हम आदी हैं। इस तरह की समीकरण हल करने के आदी नहीं है हम लोग। इसको हम आराम से हल कर लेंगे, a और b आराम से निकल जाएंगे। जो भी मेथड आप यूज लो उसमें a और b निकाल लें। a और b निकाल करके इन दोनों में रख दोगे तो x और y भी आसानी से निकल जाएंगे। तो एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा लास्ट तक। ए और बी निकालना है मेन टारगेट। अब ये हो गया अपना। उसके बाद तो एक एक लाइन में एक्स और वाई यहां से निकल ही जाएंगे। शुरू करते हैं ए और बी निकालने का काम। अब बात यह है कि मेथड कौन सा यूज लें। अगर गुणांक सेम होते किसी एक के तो हम विलोपन विधि यूज ले लेते, लेकिन विलोपन यूज लेने का कोई यहां फायदा नजर आ नहीं रहा, तो हम प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान पड़ेगा। बाकी आपको जिससे आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से ए का मान मैं निकाल रहा हूं। ये 2a बराबर यहां बनेगा 13 माइनस ये 3b उधर चला जाएगा तो 3b। तो a का मान कितना आ गया? 13 माइनस 3b बटे 2। ये a का मान आ गया। समीकरण नंबर हमारी 3 हो गई। a का मान उठा करके किस में रखेंगे? दूसरी समीकरण में। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, रखो जरा a का मान क्या बनता है यहां? 5a। तो 5 गुणा a का मतलब है 13 माइनस 3b बटे 2, माइनस का 4b, और बराबर में -2। ये आ गया। इसके बाद में आप यहां पर 5 से गुणा कर लो। 13 पंजे 65, माइनस 5 तिया 15b, और बटे में 2, माइनस में 4b, बराबर में -2। ठीक है, एलसीएम ले लो, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। यहां पर एलसीएम अगर लें तो ये कितना बनेगा? 2 एलसीएम में आ जाएगा। 2 अगर एलसीएम में लेते हैं तो ये बनेगा 65 माइनस 15b। ये तो ऐसे कैसे? माइनस में 4 दूनी 8b, और बराबर में -2। ठीक है, ये बनेगा 65। अब -15 और -8 मिलकर के -23 हो जाएगा। तो -23 भी तो ये हो गया, और इस 2 को उधर ही गुणा में ले जाओ इसी लाइन में, तो एक लाइन बच जाएगी। तो 2 और -2 गुणा हो करके -4 बनेगी। अब यहां पर b निकालना है आपको, तो इस 65 को उधर ही लेके जाओ। 65 उधर जाएगा तो -23 भी यहां पर है, -4 और -65 बनेगा -69। यहां -23b। माइनस से माइनस सबसे पहले तो काट लो, और b का मान आ जाएगा 69/23। डिवाइड देने पर पूरा पूरा 3 आता है आंसर। b का मान 3 आ गया, a का मान समीकरण 3 में रखने पर मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में
आप a का मान रखोगे, b का मान रखोगे तो a आ जाएगा। 13 माइनस 3b, 13 माइनस 3b, b मतलब 3 और बटे में 2, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 गया तो 4, 4 बटे 2 मतलब आंसर आएगा इसका 2 के बराबर। a का मान आ गया, b का मान आ गया, लेकिन x और y नहीं आया। हमें आंसर किस में देना है? x और y में। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल समीकरण तो x और y में थी ना, तो आंसर तो x और y में देना पड़ेगा। इसमें रख दो 1 बटे x बराबर a था। देखो 1 बटे x का मान a था तो और 1 बटे y का मान b था। आप यहाँ वैल्यू रखें अगर, तो 1 बटे x का मान a का मतलब हो जाएगा 2। तो यहाँ उल्टा कर दो इसको, x बटे 1 बराबर 1 बटे 2। इसको भी उल्टा घुमा दिया, इसको भी उल्टा घुमा दिया। 2 के नीचे 1 तो है ही, 1 तो सबके नीचे ही होता है। तो x का मान फाइनली यहाँ से 1 बटे 2 हमें मिल गया। ये x का मान आ गया। उधर से y का इसी तरह से निकाल लेंगे। y का निकालने के लिए 1 बटे y बराबर b का मान 3 आया था, 3 बटे 1 लगा दो, दोनों को उल्टा घुमा दो, या तो उल्टा घुमा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ये 1 बटे 3 हो जाएगा। x का मान और y का मान आराम से निकल गया। 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, लेकिन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए तो भी। ये तो उदाहरण 17 था, थोड़ा सा आसान था। अगले वाले उदाहरण में यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, एक को तो a मान लो, दूसरे को b मान लो, a और b आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद a और b हमेशा यहाँ पर रख दो और उन समीकरण को हल कर लो। यही पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब भी आए, डिवाइड में जब भी आए, ऐसे सॉल्व करना है। मैं अगला उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए 18वां उदाहरण है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। वो तो हम रैखिक में बदलकर ही हल करते हैं, तो इसमें कुछ खास लिखने वाली बात नहीं थी, नहीं भी लिखता तो भी हम वैसे ही करते। करेंगे कैसे? देखिए यहां पर x माइनस 1 डिवाइड में है, यहां भी x माइनस 1 ही है, y माइनस 2 है, यहां भी y माइनस 2 है। तो जो 1 बटे x माइनस 1 है, बटे वाले को लेकर के आप उसको a मान लो, और 1 बटे y माइनस 2 है उसको b मान लो, तो बटे वाली सेक्शन हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो। तो यहां पर क्या लिखोगे? माना, शुरुआत ऐसे करनी है, माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटे y माइनस 2 बराबर b। ये हम दो समीकरण मान लेते हैं। एक समीकरण 1 इसको दे दो, एक समीकरण 2 इसको ले लो। इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को लास्ट में, क्योंकि अब यहां से क्या करना है, मान रखो। 1 बटे x माइनस 1 का मान a रखोगे तो 5a, यहां पर रखोगे तो सिंपल b, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिर्फ b ही है, बराबर में 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गई है। और यहां देखें तो 6 के साथ में 1 बटे x माइनस 1 है, जिसको a लिख देंगे, तो 6 के साथ में a आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 3 के साथ में b आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ है 1 बटे y माइनस 2, वो b है, और बराबर में 1। समीकरण नंबर 4। ये दो समीकरणें हैं हमारे पास में। अब इन दोनों को किसी भी तरह से आप हल कर लो, a और b निकाल लो, यहां पर रख दो समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, करेंगे कैसे आगे, मतलब कौन सा मेथड यूज लें? मेथड आप जो चाहो यूज ले सकते हो। प्रतिस्थापन से भी यहां से आसान पड़ेगा। प्रतिस्थापन में यहां से गुणांक का आपको 1 दिख रहा है, तो यहां से b का मान निकाल करके आप इसमें रखोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप विलोपन से भी कर सकते हो। विलोपन में बस ये है कि गुणांक समान बनाने पड़ेंगे, है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 गुणांक है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 3b सेम हो जाएगा, फिर कट जाएगा। तो मैं विलोपन से कर देता हूं, मुझे आसान लग रहा है ये दिखने में। तो समीकरण 3 को तो आप गुणा करो पहले 3 से, कितना आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये बनेगा 5 तिया 15a और प्लस में 3b, और ये भी 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 बन जाएगा, और इधर 6a माइनस का 3b बराबर में 1। दो समीकरणें हमारे पास आ गई हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो काम खत्म। जोड़ते ही आपका ये कट जाएगा, तो ये जुड़ करके कितना बनेगा, 15 और 6 बनता है 21a, और इधर 6 और 1 मिलकर के 7, तो a का मान आ गया 7 बटे 21, मतलब 1 बटे 3। a का मान आसानी से आ गया। आप जिससे चाहो उससे b का मान निकाल लो। मैं a का मान यहां रख रहा हूं समीकरण 3 में, और b निकाल रहा हूं। मैं इधर कर देता हूं, ऐसा करता हूं। तो समीकरण 3 में रख करके b निकाल लो,
यहाँ पर 5 गुणा ए का मान 1/3, 5 गुणा 1/3 प्लस में b बराबर में 2, तो ये 5/3 ही हो गया एक तरीके से, और ये b है और ये 2 है, तो b इसको उधर ले जाने पर मिल जाएगा हमारे को। b मिलेगा कितना, 2 माइनस 5/3, एलसीएम ले लो, काम खत्म। ये 3 एलसीएम में आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5 मतलब 1/3 आ गया b का मान। a का मान 1/3, b का मान भी 1/3, दोनों का मान बराबर आ रहा है। आप समीकरण 1 और 2 में रख दो, तो a एवं b के मान, a एवं b के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो क्या बनेगा, 1/x-1 बराबर a मतलब 1/3, ये 1/3 हो गया। सेम ऐसे ही यहां पर 1/y-2 बराबर भी 1/3, क्योंकि b का मान भी 1/3 ही है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x और y आराम से निकल जाएंगे, ये इधर ये उधर, तो बनेगा क्या, 3 बराबर x-1, इस 1 को इधर ले आओ, तो 3 + 1 बराबर x, तो x का मान यहां से कितना आ गया, 4। ऐसे ही वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 3 बराबर y-2, ये इधर वो उधर, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2 बराबर y, तो y यहां से आ गया अपने पास 5। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। यहां कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाए, यहां कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, अगर इधर जो वैल्यू है वही उधर दे रखी है तो फिर ए और बी मान सकते हो। हाँ, अगर इधर जो है वो इधर नहीं है तो फिर सोच समझ के मानना पड़ेगा, जो सेम हो उसी को मान सकते हो आप, ये बात ध्यान रखने वाली है। बाकी सब में सेम पैटर्न चलेगा और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस इसी पैटर्न के हैं, कुछ ए और बी मान करके ही हमें आगे हल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं, बहुत ही खास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझने वाली बात है उसमें बहुत ज्यादा, ध्यान से देखेंगे। उदाहरण नंबर 19 देखिए, एग्जाम्पल 19 की बात करें तो बहुत ही खास एग्जाम्पल है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक एग्जाम्पल है। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए शुरू करते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। दो सिचुएशन दे रखी है, एक तो यह है कि नदी में नाव चल रही है, अब नदी का बहाव इस तरफ हो सकता है और नाव भी इस तरफ ही जाए, मतलब नदी और नाव सेम दिशा में ही जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि नदी का बहाव तो इस तरफ है, हमारी नाव इस तरफ जानी है, तो विपरीत दिशा भी हो सकती है, मतलब धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में भी जाना पड़ सकता है कभी कभी, और कभी कभी धारा के अनुकूल मतलब सेम दिशा में भी जाना पड़ सकता है। तो दो सिचुएशन दे रखी है। दूसरा बोला है कि 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल चल जाता है धारा के, वो नाव की बात चल रही है, और 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में चल जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल दिशा में चल जाती है, दोनों मिलाकर के 13 घंटे लगते हैं। मतलब तो हमें धारा की चाल बतानी है, मतलब नदी की क्या चाल है वो बतानी है, और नाव की क्या चाल है, अगर खाली पानी हो, पानी बह नहीं रहा हो उस समय, तो वो बतानी है अपने को। मैं एक बार लिखता हूं, जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो पहले एक बार डिटेल लिख देता हूं, फिर जो मानने की चीजें हैं वो मानेंगे। देखो क्या दे रखा है, एक तो 10 घंटे में क्या काम हो रहा है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला गया समय, एक तो ये प्लस में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चले हैं और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले हैं, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला गया समय। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों समय को 10 घंटे बोला है कि दोनों का मिला करके 10 घंटे का समय चल रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 13 घंटे में क्या क्या काम हो रहा है, 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहे हैं, धारा के
अनुकूल चला गया समय, ये मिलाकर के कितना है, ये मिलाकर के है 13 घंटे, तो 13 घंटे यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, ये डेटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, पूछा है एक तो धारा की चाल जो हम x मान लेंगे, और नाव की स्थिर पानी में चाल वो हम y मान लेंगे। तो लिखते हैं यहां, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की स्थिर पानी में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दो परिस्थिति हमने बना दी। अब आगे की कहानी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने से पहले हम चाल की बात कर लें कि देखो शुरू ऐसे करना है, ये समय की बात चल रही है, यहां का समय प्लस यहां का समय बराबर 10, ये एक समीकरण बनेगी। यहां का समय प्लस यहां का समय बराबर 13, ये दूसरी समीकरण बनेगी। तो समय हमें इंपॉर्टेंस देनी है समय को। तो समय का सूत्र क्या है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। सारा खेल इसका है, दूरी बटा चाल इसके लिए, दूरी बटा चाल इसके लिए, दोनों का जोड़ 10 घंटे के बराबर, 10 के बराबर। सेम ऐसे ही दूरी बटा चाल इसके लिए प्लस दूरी बटा चाल इसके लिए बराबर 13 घंटे। समय समय जुड़ करके 10, समय समय जुड़ करके 13। दूरी हमें दे रखी, जैसे इसकी बात करें केवल, तो इसकी दूरी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलना है। 30 किलोमीटर दूरी हो गई, लेकिन चाल नहीं पता, क्योंकि धारा के प्रतिकूल के लिए अलग चाल है और धारा के अनुकूल के लिए अलग चाल है। वो चाल हमें जाननी है, बस क्या आएगी, तो वो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे चाल किस तरह से निकाली जाए। मैं एक काम करता हूं, यहां बनाता हूं डायग्राम, बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी नदी है और ये हमारी नाव है। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, एक ये कि नदी इस दिशा में चल रही है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है, अनुकूल वाला, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये हमारी नदी है और ये हमारी नाव है, हमें जाना तो उधर ही है, लेकिन हमारी नदी विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इधर कर देता हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं बचेगी, नहीं तो इसको इधर दिखा देता हूं, विपरीत इधर कर देता हूं और अनुकूल उस तरफ कर देता हूं। एक तो नाव अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, और एक बार नाव और धारा दोनों साथ चल रही है, सेम दिशा में चल रही है। नाव का वेग हमने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ले लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। सेम यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ले लिया हमने। अब प्रतिकूल वाले केस में चाल क्या होगी और अनुकूल वाले केस में चाल क्या होगी, यही बस इंपॉर्टेंट बात है। चाल चाहिए बस, दूरी तो सब जगह दे रखी है, 30 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, चारों केस में दूरी पता है अपने को। चाल जाननी है बस कि धारा के अनुकूल में क्या चाल चलेगी और धारा के प्रतिकूल में क्या चाल मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करें अगर हम विपरीत दिशा में चलते हैं, पहला केस, नाव तो इधर जा रही है लेकिन नदी की धारा इस तरफ है, तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। या मान लो हम तो फिक्स है कि हम तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे एक्सेलरेटर पे पांव दबाया है और उससे नाव चले जा रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है। लेकिन अगर नदी इधर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नदी उसको इस तरफ धक्का भी तो दे रही है, तो ओवरऑल तो हमारी 10 स्पीड से जाएगी नहीं आगे नाव, 10 - 4 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। कहने का मतलब यह है कि नाव की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि धारा उसको पीछे धकेल रही है, तो ओवरऑल जो स्पीड आनी चाहिए नाव की वो कम आएगी, एक्स नहीं आएगी। एक्स तो नॉर्मल केस में है, लेकिन उधर से धक्का भी तो मिल रहा है वाई का, तो x - y हो जाएगी उसकी एक्चुअल में चाल। तो यहां पर इस परिस्थिति में चाल की अगर बात करें तो चाल यहां पर x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ओवरऑल चाल कम होगी नाव की। और इसके विपरीत अगर मान लो नदी इस तरफ बह रही है और नाव भी इस तरफ बह रही है, तो धक्का लगेगा ना, एक तरीके से नाव को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ने का। एक तो नाव की चाल है ही है, साथ में नदी की भी चाल है और सेम दिशा में है, तो और जल्दी आगे बढ़ेगी, और जल्दी आगे बढ़ेगी, तो ओवरऑल चाल क्या मानी जाएगी इस केस में,
x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सेम दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ेगी ही, और विपरीत दिशा में है तो नाव की चाल कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, देर से पहुंचेगी जहां पहुंचना है, यहां पर जल्दी पहुंचेगी जहां पर पहुंचना है। स्पीड बढ़ गई, यहां स्पीड कम हो गई है उसकी। तो ये तो प्रतिकूल, ये वाला केस हमने लिया धारा के प्रतिकूल वाला, ठीक है, और ये केस हमने लिया धारा के अनुकूल वाला। ये दो केस हमने लिए जिसके चाल हमारे पास आ गई है, दूरी हमारे पास है ही। अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। समीकरण बनाना यही काम की चीज है सबसे। एक तो ये काम की चीज थी, दूसरा समीकरण कैसे बनाना है। समीकरण बनेगा इस सूत्र से, समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला गया, समय कितना होगा, दूरी बटा चाल। दूरी 30 किलोमीटर बोला है इसने, चाल धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, ठीक है, प्लस में 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला गया समय। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो समय कितना हो गया, दूरी बटा चाल के हिसाब से दूरी है 44 और धारा के अनुकूल में चाल है x प्लस वाई। वो किसके बराबर है, दोनों का समय मिलाकर के 10 घंटे हो रहा है। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो एक समीकरण हमने बना ली, दूसरी समीकरण बनेगी यहां से। अब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलना है तो दूरी 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल में चाल हो गई x माइनस वाई, दूरी बटा चाल समय हो गया हमारा। और इसका समय जोड़ो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल वाला, तो 55 बटे अनुकूल के लिए चाल है x प्लस वाई, और दोनों समय मिलाकर के 13 घंटे हो रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी। दो समीकरण हमने निकाल ली है। आगे का काम अब इतना मुश्किल नहीं रहा, आगे बस इतना करना है आपको कि अगर ये भाग में दे रखे हैं, डिवाइड में आ रहा है x और y, नीचे आ रहा है, तो हम a और b मान लेते हैं। किसको मानते हैं, जो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, डिवाइड वाला सेक्शन। यहां पर 1 बटे एक्स माइनस वाई दिख रहा है तो 1 बटे एक्स माइनस वाई यहां भी दिख रहा है। 30 और 40 को अलग मान लो आप, जो कोफिशिएंट है उसको अलग मानो। तो जो जो हमें दिख रहा है उसको हम मान लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर a तथा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर b। यहां पर 1 बटे एक्स प्लस वाई है, 1 बटे एक्स प्लस वाई है, उसको सिंपल b मान लिया। तो b तो ऊपर ही है ना, एक तरीके से a ऊपर है, ऊपर चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। डिवाइड में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये मानना जरूरी होता है। ये है लॉजिक। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 में मान रखने पर नई समीकरण क्या बनेगी, a और b की। वो मैं इसको मिटाता हूं और फिर बनाता हूं। मेन काम जो समीकरण बनाने का था क्वेश्चन पढ़ करके, वो हमने कर लिया है। अब कैलकुलेशन वाला बचा है, तो वो मैं इसको एक बार हटा देता हूं, सिर्फ इतना पोर्शन बचाऊंगा और बाकी हटा रहा हूं। देखो, मान रखने पर ये बनेगा 30 के साथ है 1 बटे एक्स माइनस वाई, जिसका मान a है, तो 30 के साथ a हो जाएगा 30a, प्लस में 44 के साथ में है 1 बटे एक्स प्लस वाई, जिसको आप b लिखोगे तो 44b हो जाएगा, और बराबर में 10 चल ही रहा है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई हमारी, 3 तो हो गई, सॉरी 5 है ये। और दूसरी वाली सेम 40 और इसकी जगह a, तो 40a आ जाएगी, प्लस में 55b बन जाएगा। यहां से 55b बराबर में आएगा 13। ये 13 समीकरण नंबर 6 बन गया हमारे पास। अब दो और समीकरण आ गए a और b में, इनसे हम a और b के मान निकाल लेंगे। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि यूज लो, चाहो तो विलोपन यूज लो, चाहो तो वज्र गुणन यूज लो, जो आपको सुविधा लगे उसको इस्तेमाल करके a और b निकालना है, और वो a और b यहां रखना है। फिर हमारे फाइनल x और y आएंगे। मेन आंसर x और y में देना है हमारे को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। वैसे किसी भी मेथड से करो आप, लंबा ही पड़ेगा, छोटा नहीं है, लेकिन मैं प्रतिस्थापन लगा रहा हूं फिर भी। तो प्रतिस्थापन में मैं यहां से a का मान निकालूंगा और दूसरे वाले में रखूंगा। तो समीकरण 5 से मैं a का मान निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे, 30a तो यहीं रहने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 10 माइनस 44b यहां आ गया। तो a का मान कितना आ गया, 10 माइनस 44b बटे में 30, समीकरण नंबर 7। ये जो a का मान आया है ये उठा करके हमें 6 समीकरण में रखना है। तो समीकरण 6 में a का मान रखने पर
समीकरण 6 में a का मान रख दो तो क्या बनेगा देखो 40a, तो 40 गुणा a का मतलब है 10 माइनस 44b बटे में 30 और प्लस में 55b, तो 55b ऐसे कैसे बराबर में 13 ऐसे कैसे, बस a का मान रखा है और कुछ नहीं। यहां पर एक तो ये जीरो कट रहा है, तो एक काम और कर लो, इस 4 को अंदर गुणा ही कर दो, ऐसा करो आसान दिखेगा अपने को। 40 तो ये हो गया और 44 गुणा 4 होता है 176 और बटे में 3 प्लस में 55b बराबर में 13 आ रहा है। इसके बाद का काम एलसीएम लेने का है, तो यहाँ एलसीएम ले लो आप, 3 एलसीएम आ रहा है साफ साफ, तो 40 माइनस 176b प्लस में 55 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 165b बराबर में 13। ठीक है, इस 3 को उधर ले जाओ आप गुणा में क्रॉस, तो ये बन जाएगा एक तो 40 माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, माइनस का तो 176 भी है और प्लस का 165 भी है, तो माइनस का आपके पास 11b बचेगा और उधर 3 गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणा 3 39 आ जाएगा 39। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे किस तरह से, यहाँ पर 40 को उधर ले जाएं, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 11b बराबर में 39 माइनस 40, तो माइनस का 11b बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, b का मान आ गया 1/11। ये आ गया हमारा आंसर, b हमारे पास आ गया है। समीकरण देने की जरूरत नहीं है, b का मान उठा करके 7 समीकरण में रख दो, तो समीकरण 7 में अगर मान रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 44b, b का मतलब 1/11 और भाग में 30, ये बनेगा 10 माइनस 4, क्योंकि 11 से 4 बार कट रहा है, और बटे में 30, 10 माइनस 4 मतलब 6/30, 6/30 का मतलब कितना हो गया 6×5 तो 1/5 आया a का मान। a का और b का मान आपके पास आ गया है, दोनों के मान उठा करके समीकरण 3 और 4 में रखने हैं, तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 एवं 4 में a व b के मान रखने पर क्या सिचुएशन बन रही है, मैं इसको मिटा करके इधर ही करूंगा, तो पहले तो मैं रख देता हूं फिर मिटाता हूं, ऐसा करता हूं। 3 और 4 में रखते हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर में a का मान 1/5 और साथ में इसमें रखें तो 1/x प्लस वाई बराबर b का मान 1/11, तो 1/11 यहां रख दिया। समीकरण क्या बनेगी, दोनों को उल्टा कर दो, इसको भी व्युत्क्रम ले लो, इसका भी ले लो, ऐसा किया जा सकता है, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, तो यहां से तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गई, समीकरण 1 तो ये आ गई, और इधर की बात करें तो ये x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगी, इसको भी घुमा दिया तो दोनों समीकरणें हमारे पास आ गई हैं। और इसको नाम दो आप, 7 तक हम चले गए थे तो ये 8 नाम दो और इसको 9 नाम दो, इन दोनों को हमें हल करना है और x और y आराम से निकल जाएंगे। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x और y आराम से आएंगे, देखो कैसे, बहुत आसान सी समीकरण है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा इसको विलोपन विधि से हल कर लो, दोनों समीकरणों को जोड़ लो, समीकरण 8 + 9 कर लो, उसमें ही काम हो जाएगा, जोड़ते ही ये कट जाएगा, ये x और x 2x है और इधर 5 और 11 16 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 16/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है नाव। ठीक है, नाव की स्पीड आ गई है। y किसी भी समीकरण में रख के निकाल लो, जैसे मान लो मैं समीकरण 9 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 9 में अगर x का मान रखते हो तो 8 + y बराबर 11, तो y का मान आ गया 11 - 8, तो y का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y का मान आ गया हमारे पास। तो x और y हमारे पास दोनों आ जाएंगे। ये है नाव की चाल और ये है नदी की चाल। नाव की चाल हमेशा बड़ी रहेगी, ये फिक्स्ड है, तभी नाव अपने हिसाब से चल पाएगी। अगर नदी की चाल बड़ी हो जाएगी तो नाव उसमें चल ही नहीं सकती, नदी उसको बहा के ले जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही होगी तो हमेशा नाव की चाल आपके पास ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। उदाहरण ये 3 ही दे रखे हैं इसमें, बाकी प्रश्न है और प्रश्न में इस तरह के प्रश्न काफ़ी दे रखे हैं जिसमें इस तरह की समीकरणें बना करके हमें आंसर निकालना होगा। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे
इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।